नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर आज आप लोगों के लिए बड़ी ही खास वीडियो। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 15 डेज 15 टेस्ट की एक सीरीज। और ये सीरीज आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होने वाली है। अगर आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि इसमें जो लेवल है क्वेश्चंस का वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ रखा गया है, जिससे हर एक एस्पेक्ट के लिए आपको प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है। अगर आप डेफिनेटली सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप बिल्कुल किसी भी तरीके की लापरवाही अब तक भी आजमा रहे हैं जो आप पूरे साल से आजमाते हुए आए हैं, तो फिर तो आप ये वीडियो भी देखकर क्या ही करेंगे। ठीक है। लेकिन इस वीडियो को वो बच्चे जरूर देखें जो बहुत डेडिकेटेड हैं, फुली मोटिवेटेड भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं और प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठो। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और हर क्वेश्चन पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, पॉज करना वीडियो को, अटेम्प्ट करना एंड अटेम्प्ट करने के बाद फिर आप उसको फिर चेक करना कि आपके आंसर सही है या नहीं। और मुझे स्कोर अपना जरूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितने करेक्ट आंसर यहाँ पर मार्क किए हैं। ठीक है। आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 3 के भी मिलेंगे, 5 के भी मिलेंगे। ठीक है। तो वो सारी वैरायटी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस ये आपकी आने वाली है मैथ्स की। तो अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पर ओपन होगा, वीडियो को पॉज करना, टेक योर ऑन टाइम। आप जितना समय उसमें लगाते हैं, कोशिश करनी है कि जब ये 15 डेज आपके कंप्लीट हो तो आपका जो टाइम और एक्यूरेसी है वो दोनों बेहतर होनी चाहिए। ठीक है। मिनिमम टाइम में मोस्टली आपको एक्यूरेट आंसर लगा देने हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन को पोस्ट करेंगे और सभी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मैं अब आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है। आई होप तो आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा। उसने कहा ए बी एंड सी आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ए हुआ, बी हुआ और सी हुआ, ये तीनों एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहे हैं। ठीक है। तीनों के तीनों सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहे हैं। और जो ए है वो अपना जो लैप है, जो चक्कर है, उसको 60 सेकंड में कंप्लीट करता है। ए ने 60 सेकंड का समय लिया, बी ने उसी चक्कर को पूरा करने के लिए 75 सेकंड्स का समय लिया और सी ने उसी चक्कर को पूरा करने के लिए 90 सेकंड्स का समय लिया। आपसे कह रहा है अगर ये सभी एक पॉइंट से स्टार्ट करते, सेम ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते और सेम ही टाइम पर दौड़ते, तो वो मिनिमम या लीस्ट पॉसिबल टाइम क्या था जहां पर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मिल सकते। यानी कि कितने समय बाद ऐसा समय आता जहां पर तीनों एक ही पॉइंट पर यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाते। ये वाली जो लाइन है ना, लीस्ट टाइम और मीट अगेन, जब भी आपको ये वाली चीजें पूछी जाए तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपसे वो पूछे कि मिनिमम वो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी जहां पर ये तीनों एक साथ आएंगे, तो ऐसे केस में हमेशा आपको निकालना होता है एलसीएम। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका एलसीएम ही निकाला होगा। अगर आप 60, 75 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आपका कितना निकल के आया होगा? ये आपका निकल के आएगा 900। कितना निकल के आएगा? 900। तो 900 सेकेंड्स आपका जरूर निकला होगा। ठीक है, सभी का 900 सेकेंड निकला होगा। और आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मिनट में दे रखे हैं, यानी कि आपको जो अपना आंसर है उसको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना है। जब आप 900 सेकंड के मिनट बनाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे एंड आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 मिनट्स। यानी कि 15 मिनट बाद ये तीनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे। तो अगर किसी का सही गया तो वो 1 मार्क्स अपना गेन करेगा और गलत गया तो भाई वो -1 करेगा। लेकिन अपना स्कोर सभी बताएंगे, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करें, ट्राई करें। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है। ये एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है। उसने कहा एक राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको ए बी सी दे रखी है और सी हाइपोटेनियस है। सी अगर हाइपोटेनियस है तो ए और बी आपने यहां पुट कर लिए। फिर वो आपसे कह रहा है सर्कल विच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक सर्कल है जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है, ट्रायंगल की जो राइट ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इसको टच कर रहा है। यानी कि हमने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके का। ठीक है। अब ये सर्कल जो है इन तीनों साइडों को टच कर रहा है। क्लियर है भाई? अब ये जिन पॉइंटों पे टच कर रहा है आप चाहो तो इनका नाम भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं इसको ए बी और सी ट्रायंगल बोलूं और इन पॉइंटों को हम यहां पर क्या कहेंगे? इन पॉइंटों का भी नाम रख लेते हैं। ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं डी,
इसका नाम रख लेते हैं ई एंड इसका नाम रख लेते हैं एफ। अब हमें पता है कि किसी भी सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर आप देखो ये एक सर्कल है, सर्कल के बाहर ए पॉइंट है, इस ए से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, एक आपका ए डी है और एक आपका ए एफ है। दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, सभी ने ये थ्योरम पढ़ी हुई होगी। ऐसे ही आपका यहाँ पर एक वर्टेक्स है वी, यहां से भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, एक बी ई है और एक बी एफ है, ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे। एंड सेम सी आपका एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का, जिससे दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर रखे हैं, इनकी लेंथ भी इक्वल ही होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा, और सर्कल के सेंटर से जो सरकमफेरेंस पर आप टच करोगे लाइन, ये आपकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। यानी कि दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री है। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे एंगल गिरता है 90 डिग्री, सर्कल के टेंजेंट से सेंटर से यहां गिरेगा 90 और ये भी 90। और अगर किसी के चारों साइड्स इक्वल भी हैं और 90 में, तो दैट मींस वो स्क्वायर बनाएगा। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। ठीक है, ये भी आर होगा और ये भी आर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो आप मुझे बताएं, पूरी साइड आपकी ए थी, ए में से अगर बी एफ आपका आर हो गया तो ए एफ कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे ए माइनस आर। सेम ऐसी अगर ये बी ई आर हो गया तो ई सी कितना बचेगा, आप कहेंगे ई सी मेरे पास बचेगा बी माइनस आर। ठीक है, बी कितना बचेगा, बी माइनस आर। अगर ये बी माइनस आर है तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस आर। और अगर ये बी माइनस आर है, ये ए माइनस आर है, तो ए माइनस आर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस सी है वो अब हमारी दो हिस्सों में टूट चुकी है, ए माइनस आर प्लस बी माइनस आर। इसमें टूट चुकी है, इसी में टूटी है। ठीक है, बी माइनस आर बचेगा इधर से, और जितनी ये बी माइनस आर ये है, उतना ये बी माइनस आर इधर चला जाएगा। अगर ये आर है, पूरी ए आपने मानी हुई है, तो ए माइनस आर, तो ये कितनी बचेगी, ए माइनस आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस वाली बात में। हम कहेंगे सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी एंड माइनस का 2r, माइनस का 2r। अगर मैं a प्लस बी को मतलब रेडियस अगर मैं यहां से निकालूं तो रेडियस 2r बराबर हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी। और अगर रेडियस ही मुझे निकालनी है तो रेडियस हो जाएगी a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। लेकिन आपसे उसने पूछा क्या है, अब क्वेश्चन यह ध्यान से समझना, पूछी डायामीटर है, निकाली आपने रेडियस है। डायामीटर क्या होती है, रेडियस का डबल। अगर आप रेडियस का डबल करोगे यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 से, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायामीटर यहां पर होगा a प्लस बी माइनस सी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और जरूर एक दो बार इसको ट्राई करना। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो देखो टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पर आप अपना डाउट सेशन भी रेज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप स्टूडेंट एम्बिशन एकेडमी हापुड़ के ऑफलाइन हैं या नहीं, लेकिन ये डाउट्स कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, हमसे कहा है कि इसका एक जीरो दूसरे जीरो के नेगेटिव है, इसका मतलब है कि एल्फा जो है दैट इज इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसके सम ऑफ जीरोस कितने होंगे। आप कहोगे सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहां से अगर मैं इसको चेक करूं तो इसके नीचे अपनी जनरल इक्वेशन लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आएगी 1, और सी की वैल्यू कितनी आएगी बी। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ए अपॉन 1। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे अल्फा बीटा मेरा हो जाएगा सी अपॉन ए यानी कि बी अपॉन 1। ठीक है, उसने कहा अगर एक जीरो दूसरे जीरो के नेगेटिव है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपने क्या रख देना है, अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दो। ठीक है, अल्फा बराबर माइनस बीटा माना हुआ है, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे हम यहां पर, माइनस बीटा प्लस बीटा बराबर माइनस ए। माइनस बीटा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। अगर ए जीरो आ गया, अब सुनना, आपको इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर ए जीरो आ गया तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो आपकी यहीं खत्म हो गई। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी, जीरो की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो खत्म। इसका मतलब अगर एक्स नहीं बचेगा तो लीनियर टर्म तो नहीं रहेगी। ठीक है, लीनियर टर्म तो नहीं रहेगी बल्कि क्वाड्रेटिक टर्म बनेंगी। ठीक है, तो लीनियर टर्म तो नहीं होगी, इसका मतलब ये वाले ऑप्शन तो इसके कभी नहीं हो सकते।
ये वाले ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि लीनियर टर्म यहां पर आपकी क्या होगी, नहीं रहेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अल्फा बीटा बराबर बी। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस बीटा और बीटा की मल्टीप्लाई करोगे माइनस बीटा स्क्वायर, और बी यानी कि बी जो भी आएगा, बी क्या है आपका कांस्टेंट, बी जो भी आएगा कांस्टेंट जो भी आएगा वो हमेशा माइनस का बीटा स्क्वायर आएगा, दैट मींस वो नेगेटिव होगा, दैट मींस वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब लीनियर टर्म नहीं होगी और कांस्टेंट नेगेटिव होगा, लीनियर टर्म नहीं होगी और कांस्टेंट नेगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने कॉम्पिटेंसी लेवल के आधार पर ही क्वेश्चन रखे हैं, तो बेधड़क आप इसकी 1 2 4 बार प्रैक्टिस कर लो, पहले वीडियो से देखो, फिर उसके बाद आप इसकी पीडीएफ निकाल के फिर खुद से ट्राई करो इसको। ठीक है, इसके बाद कह रहा था पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखे हैं, x बराबर 0 दे रखा है, y बराबर -7 दे रखा है, आपसे पूछ रहा हूं बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ऐसे केस में आप हमेशा एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो। आपसे कहा x 0 है, भाई x 0 है तो x की वैल्यू तो यहां आ गई, इसको मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, यानी कि यहां पर जो इसका सॉल्यूशन है वो आपको दे रखा है x 0। दूसरे में कह रहा है y -7, अगर y -7 है, y अगर -7 है तो -7 यहां कहीं आपने माना और ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया आपका y बराबर -7। ठीक है, अब आप देखो, अब आप ध्यान से देखो, दो इक्वेशन थी, x जो 0 है वो आपका यहां पर है, y -7 वाली लाइन ये जा रही है ना, भाई ये x 0 वाली लाइन है और ये y -7 वाली लाइन है, और दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, केवल एक पॉइंट पर। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, वन सॉल्यूशन हो जाएंगे। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, वन सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब सपोज करो वो x 0 की जगह y 0 कर देता, अगर वो y 0 करता तो उस केस में क्या होता, उस केस में आपकी लाइन पैरेलल हो जाती। क्यों क्यों होती पैरेलल, अब सुनो, अगर x 0 कह रहा है तो x वाली लाइन यही तो है, ठीक है, और अगर y 0 कहेगा तो y 0 के लिए कौन सी लाइन आप ड्रॉ करोगे, y 0 के लिए आप यहां, सॉरी यहां पे ये जो आपने, सॉरी ये जो लाइन ड्रॉ करी है किसकी लाइन हो जाएगी, y 0 की। अगर y 0 होता, y -7 होता तो दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती, पैरेलल, और पैरेलल लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ये वाला चेक करेंगे, बहुत जबरदस्त ये भी वाला क्वेश्चन है। इसने कहा है कि sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इसमें से किसके बराबर होगा, इसमें से किसके बराबर होगा। अब करने के क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे होते हैं, आप जैसे चाहे इसको वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 पुट करूं तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर चारों ऑप्शन कहीं भी सेम जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको पुटिंग से करता हूं तो मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ले लेता हूं। आप कहोगे थीटा 45 ही क्यों लिया, क्योंकि जब भी tan और cot में कहीं क्वेश्चन या ऑप्शन दिख जाए तो 45 लेने में फायदा रहता है। अगर आप थीटा 45 लेते हो तो sec 45 की वैल्यू आप सभी जानते हो √2 होती है, तो √2 की पावर 4 और माइनस √2 की पावर 2। अगर √2 की पावर 4 करोगे तो आपके पास 4 आएगा, √2 की पावर 2 करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 आंसर आना चाहिए। अब देखो 1 - 1 0, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 की कितनी पावर कर लो 0, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 1 - 1 0 खत्म, 1 + 1 2 हो गया ऑप्शन। आपको प्रूविंग करनी ही नहीं, अगर आप प्रूविंग करना चाहते हो तो मैं प्रूविंग भी समझा देता हूं। देखो ये तो मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड समझाया, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू में आप वैल्यू पुटिंग मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर प्रूविंग में किसी भी तरह की आपको इशू है जिससे आप अपने एमसीक्यू को ना छोड़ पाओ। लेकिन अगर आप इसकी प्रूविंग चाहते हो तो प्रूविंग भी देख लो। sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन दोनों में से sec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा sec स्क्वायर थीटा -1, और आप सभी ये बात जानते हो कि sec स्क्वायर थीटा -1 इज tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की प्रोडक्ट आ रही है। अब यहां से मुझे चेक करना है यहां से कहीं आ सकता है, तो देखो अगर आप यहां से tan स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा -1, और tan स्क्वायर थीटा -1 नहीं बल्कि tan स्क्वायर थीटा +1 आपका sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो माइनस वाले तो सीधे सीधे काट दोगे, फिर आप कहोगे कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा में अगर आप चेक करना चाहोगे तो यहां से आप tan स्क्वायर थीटा को कॉमन लोगे, ब्रैकेट में बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा इनटू में tan स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ ही ये मैच कर गया, अगर ये मैच कर गया तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन वैल्यू पुटिंग सबसे बढ़िया है। tan दिखे वैल्यू पुटिंग में थीटा 45 रख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दो टावर हैं, दोनों की हाइट आपको गिवन है h1 और h2, और 60 डिग्री और 30 डिग्री का ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बनाते हैं जो इनको लाइन ज्वाइनिंग कर रही है उसके मिड पॉइंट से।
तो अगर मैंने ये एक लाइन कंसीडर करी, यहां पर टावर है एक और एक टावर है ये, ठीक है, यहां पर कहीं मिड पॉइंट से इनके दोनों के एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन रहे हैं। एक अगर 60 डिग्री बना रहा है तो एक 30 डिग्री बना रहा है, और ये बता रखा है कि ये जो पॉइंट है, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है। अगर मैं इसको कंसीडर करूं ए बी सी और इसको डी एंड ई, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, अगर सी मिड पॉइंट है तो जितना ए सी होगा उतना ही सी डी होगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, अगर मैं ए सी को 1 मानूं तो ये भी 1 ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपसे कह रहा है एक की हाइट आपने h1 मान लेनी है और एक की हाइट आपने h2 मान लेनी है। अब अगर आप पहले वाले ट्रायंगल में 1060 लगाते हो तो 1060 कितना आ जाएगा, h, h1। और अगर आप दूसरे ट्रायंगल में 1030 लगाते हो तो 1030 कितना आ जाएगा, आप कहोगे h2। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, किया है। आपसे पूछ रहा है h1 और h2 का रेशियो क्या होगा, यानी कि दोनों को डिवाइड करो। अगर आप h1 अपॉन h2 को डिवाइड करते हो, दैट मीन्स आप डिवाइड कर रहे हो 1060 अपॉन 1030 को। 1060 क्या होता है √3, और 10 130 क्या होता है, सॉरी 1030 क्या होता है 1 अपॉन √3। ऊपर लेके जाओगे तो 3 अपॉन 1 एंड रेशियो इज 3:1। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप कहोगे 1 ही क्यों माना, भाई कुछ भी मान लो, क्योंकि उसने साफ कहा है कि मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट है तो इसके पहले वाली लेंथ और इसके बाद वाली लेंथ बराबर है। और जब क्वेश्चन रेशियो में आए तो रेशियो में तो हम कोई भी वैल्यू लेट करें, क्योंकि हमारा तो आंसर ही फाइनल रेशियो में आना है, ठीक है। इसके बाद इफ द इक्वेशंस, आपको ये इक्वेशन पूरी गिवन है और उसने कहा इसके इक्वल रूट्स हैं। भाई जब भी रूट्स इक्वल होते हैं, फोर इक्वल रूट्स, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 या बी स्क्वायर बराबर 4ac, यही होता है। अब आप यहां से चेक कर लो a की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहोगे a है 1 प्लस एम स्क्वायर, b कितना आ रहा है 2mc, है ना, और c कितना आ रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जो बच गया कांस्टेंट वो सारी c की वैल्यू कहलाएगी, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बाकी सी होता है। देखो मैं बेसिक में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरा यहाँ मोटिव है सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करवाना। बेसिक कंसेप्ट सब कुछ मैं पहले से सिखा चुका हूँ। अब मेरे को तो सिर्फ वो वाले बच्चे चाहिए जिनके जो कंसेप्ट हैं वो इतने तो हैं कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जानते हो। कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल अगर लगता है तो वहां मैं बैठा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब मैं ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रख सकता कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, क्योंकि फिर तो आप ये मॉक टेस्ट भूल जाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट मुझे लिमिटेड टाइम में सारा कंप्लीट करवाना है ये, ठीक है। मेरे को यहाँ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस और कंसेप्ट सब कवर करने। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी कितना दे रखा है 2mc, तो 2mc का होल स्क्वायर बराबर 4ac का मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की मल्टीप्लाई आप करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपसे उसने सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर से आप सॉल्व करोगे 4 प्लस 4m स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको फिर अगेन सॉल्व करेंगे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, दो ब्रैकेट बन गए, मल्टीप्लाई करोगे 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ये तो गया सीधा सीधा कट। आपसे पूछ रहा है सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो सी स्क्वायर को ही रहने दो, दोनों को उठा के उधर ले जाओ। देखो तीनों के साथ 4 आ रहा है, 4 तो खत्म ही करो, क्योंकि 4 तो वैसे भी कट जाएगा। तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर से, 4 मैंने खत्म ही कर दिया। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 1 ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। भाई एमसीक्यू में आपको किसी को सॉल्यूशन नहीं दिखाना, लेकिन एक्यूरेसी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन एक ही बार में आंसर निकाल दे, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल। आपने स्टैटिक्स जरूर करी होगी, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं। इन्होंने कहा है देयर आर 10 ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग अरेंजमेंट, वो खुद से ही कह रहा है कि 10 की 10 ऑब्जर्वेशन पहले से असेंडिंग में लगा रखी है, इसलिए टेंशन मत लेना कि छोटे से बड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। फिर वो कह रहा है अगर लास्ट की 5 ऑब्जर्वेशन को 8 नंबर से बढ़ा दिया जाता है तो मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा। जितने लोगों का ये सोचना है ना कि सेम रहेगा, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीडियन क्या है, मीडियन इज द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, पूरी डाटा की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मीडियन कहलाती है। अब यानी कि जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, अगर नंबर बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ जाएगी और घटाओगे तो वो भी घट जाएगी, लेकिन क्या वो 8 बढ़ेगी और 8 घटेगी, ये डिपेंड करता है, आपको ऑब्जर्वेशन देखनी होगी। 10 ऑब्जर्वेशन मैंने बताया है, मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर ऑब्जर्वेशन ओड है, अगर ऑब्जर्वेशन ओड है तब आप कहते हो n अपॉन 2 प्लस 1, सॉरी, तब आप क्या कहते हो, तब अगर ऑब्जर्वेशन आपकी ओड होती है तो आपका फॉर्मूला आता है n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। और अगर ऑब्जर्वेशन इवन होती है, अगर ऑब्जर्वेशन इवन होती है तब फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 2।
अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन 10 है, 10 इवन है। अगर 10 इवन है तो n की वैल्यू इवन रखा, तो पहली आएगी फिफ्थ टर्म, फिर दूसरी बनेगी सिक्स्थ टर्म एंड डिवाइड बाय 2। अब उसने कहा कि लास्ट की 5 ऑब्जर्वेशन को 8 बढ़ा दिया। अब आप देखो 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट की 5, इसको 8 बढ़ाया, इसको 8 बढ़ाया, इसको भी 8 बढ़ा दिया, इसको भी 8 बढ़ा दिया और इसको भी 8 बढ़ा दिया। और जो मीडियन आएगा वो पांचवी और छठी ऑब्जर्वेशन आएगा, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म। अब ध्यान से देखो, मीडियन इन्हीं 2 टर्मों पे डिपेंड था, तो फिफ्थ टर्म में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सिक्स्थ टर्म जरूर 8 बढ़ेगी, क्योंकि आखिरी की 5 ऑब्जर्वेशन में 8 नंबर बढ़ा था। तो पांचवी टर्म में कुछ नहीं बढ़ा, लेकिन सिक्स टर्म में 8 बढ़ गया। तो सिक्स टर्म में अगर आपने 8 बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि फिफ्थ प्लस सिक्स्थ टर्म अपॉन डिवाइड बाई 2, ये तो मेरा ओरिजिनल मीडियन है, प्लस इस 8 को मैं अलग निकाल सकता हूं, डिवाइड बाय 4, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल मीडियन है वो कितना बढ़ जाएगा, 4 नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब इंक्रीज बाय 4, कितना बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाय 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बार आपने ये क्वेश्चन जरूर डील किया होगा, प्रोबेबिलिटी। वैसे चैप्टर आसान है, लेकिन जहां ये कंसेप्ट आता है लीप ईयर वाला, वहां थोड़ी सी आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। आज मैं इस कंसेप्ट को भी आपका खत्म ही कर देता हूं। भाई देखो, प्रोबेबिलिटी 53rd मतलब 53 मंडे की बतानी है, वो भी एक लीप ईयर में। पहली बात तो 2 ही ईयर होते हैं, एक आपका होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है, और एक आपका होता है लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो दिन होंगे 366, नॉन लीप ईयर है तो दिन होंगे 365, ठीक है। अब लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें जो ईयर आ रहा है अगर वो कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा तो उस ईयर को आप लीप ईयर कह देते हो। और जिसमें लीप ईयर में 4 से डिवाइड नहीं होता वो नॉन लीप ईयर है। जैसे 2026 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नॉन लीप ईयर है, इसमें 365 दिन ही होंगे, और फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 28 की फरवरी चलेगी। वहीं अगर 2028 आएगा तो 2028 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो साल लीप ईयर होगा और उसमें फेब्रवरी जो है वो 29 डेज की हो जाएगी, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो लीप ईयर, नॉन लीप ईयर तो आपको समझ आ गया होगा। अब आपको पता है कि हर एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो आप पहले ये बताओ कि लीप ईयर में कितने वीक्स बन सकते हैं। अगर 366 टोटल डेज हैं तो डिवाइड बाय 7, यहां पर आपको मिलेगा 52 तो वीक्स आएंगे, ठीक है, एंड प्लस 2 एक्स्ट्रा डे आएंगे, यानी कि लीप ईयर में 52 तो पूरे हफ्ते होंगे। पूरे हफ्ते का मतलब है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिर संडे। तो इसका मतलब ऐसे करके तो सातों सातों हफ्ते पूरे जाएंगे, वी 500 वो 52 वीक्स कंप्लीट जाएंगे। लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन उसी पर ही सेट है, 2 दिन पर। अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, ये मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ये ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, ये वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, या फिर सैटरडे और संडे हो सकते हैं, और या फिर वापस से संडे और मंडे हो सकते हैं। तो 2 दिन इनमें से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है लगातार मंडे ट्यूसडे आ जाए, हो सकता है लगातार ट्यूसडे वेडनेसडे आता है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब टोटल पॉसिबिलिटी 7 बनेंगी। उसने कहा जो ये 2 दिन है, इस 2 दिन में एक एक्स्ट्रा मंडे होगा, मतलब इन 2 दिन में मंडे एक जरूर आना चाहिए। अब आप कहोगे एक मंडे यहां आ रहा है और एक मंडे यहां आ रहा है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है एक मंडे आ जाए, आप कहोगे 2, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, 2/7। अब ये इसमें किसी की भी पूछ लेता, ये अगर वेडनेसडे की पूछता तो भी 2/7, ये थर्सडे की पूछता तो भी 2/7, क्योंकि सबके दो दो वीक आप देखो, सबके दो दो बार रिपीट हो रखे हैं, सबके दो दो बार रिपीट हो रखे हैं। इसका मतलब लीप ईयर में किसी की भी 53rd में पूछ ले, सबकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और अगर वही नॉन लीप ईयर में पूछेगा तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 आएगी। तो आज के बाद आप चाहे सोल्व भी मत करना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिमिलैरिटी पे। देखो, जब भी ट्रायंगल सिमिलर मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। अगर ट्रायंगल सिमिलर मिल गया तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई, क्यू आर अपॉन वाई जेड एंड पी आर अपॉन एक्स जेड बराबर है, काम खत्म। पी क्यू कितना दे रखा है 4, एक्स वाई कितना दे रखा है 8, क्यू आर कितना दे रखा है, फिर बाकी पैरामीटर दे रखा है, फिर बाकी आपको पैरामीटर दे रखा है, ठीक है। अब पैरामीटर को भी देख लेते हैं भाई। पैरामीटर आपको पी क्यू आर का दे रखा है। भाई आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, अलग अलग दे रखे हैं, एक पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल मेरे भाई एक्स वाई और जेड है, ठीक है। पी क्यू मुझे दे रखा है 4, पैरामीटर 24 है, तो यानी कि पी आर और क्यू आर का सम 20 है, तभी तो 24 बना है इसका पैरामीटर। इसका पैरामीटर आपसे पूछ रहा है, एक्स वाई आपको 8 दे रखा है, एक्स वाई आपको 8 दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मेरे पास क्यू आर अपॉन में वाई जेड बराबर पी आर
और अपॉन में एक्स जेड। अगर मैं इसको कट करूं तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो यहां पर है ही नहीं। यानी कि चाहे क्यू आर अपॉन वाई जेड हो चाहे पी आर अपॉन एक्स जेड हो, दोनों किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। या मैं ये भी कह सकता हूं कि क्यू आर, ये पी आर में इसके नीचे भी तो ला सकता हूं अपॉन में पी आर, और वाई जेड उधर ले जा सकता हूं क्योंकि तीनों रेशियो बराबर है, तो रेशियो में ये इंटरचेंजिंग तो मैं कर सकता हूं, है ना। एंड बराबर 1/2। अब हो गया सवाल। आपको पता है क्यू आर की वैल्यू 1 है, पी आर की वैल्यू 2 है, और अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? है, आप कहोगे दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/2 यानी कि 3 आ जाएगा टोटल। ठीक है। अब उसने कहा अगर ये 2 है, क्यू आर 1 है, और एक्स जेड भी यही सेम रेशियो में डिवाइडेड है, तो आप मुझे बताओ फिर आपका पैरामीटर क्या होगा एक्स वाई जेड का। देखो यहां पर मैं सोच रहा हूं हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा कर दिया। ठीक है, इसका एक आसान तरीका करते हैं। सुनो, इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो एमसीक्यू फिर बनाया ही क्यों गया होगा, है ना। इसको और थोड़ा आसान कर देते हैं। एक ये तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो साइड कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, लेकिन वहीं आप ये भी याद रखना कि उनके जो पैरामीटर का रेशियो है वो भी बराबर ही होता है मेरे भाई। यानी कि पैरामीटर ऑफ पी क्यू आर और पैरामीटर ऑफ एक्स वाई जेड, ये रेशियो भी साइड के ही कोरोस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होता है, लेकिन एरिया का जो रेशियो होता है वो इनके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। जो एरिया होता है, एरिया वाला तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो एरिया होगा पी क्यू आर का और एक्स वाई जेड का, वो इनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया स्क्वायर के बराबर होता है, बाकी सब चीज इसी स्क्वायर में सेट होती है। अब उसने कहा पी क्यू मेरे पास 4 है, एक्स वाई मेरे पास 8 है, फिर मेरे को ये चाहिए था। क्यू आर मेरे पास नहीं पता, वाई जेड मुझे नहीं पता, पी आर मुझे नहीं पता, और एक्स जेड मुझे नहीं पता, लेकिन पी क्यू आर का पैरामीटर 24 दे रखा है और एक्स वाई जेड का पैरामीटर पूछ रहा है। आप कहोगे यहां से ये कट गया 1/2। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर दूं या सोल्व कर दूं तो मेरे पास एक्स वाई जेड कितना आ जाएगा? 24 टू जा 48, यानी कि एक्स वाई जेड का पैरामीटर पूछ रहा था 48 आएगा। तो ये इसी तरीके से सबसे आसान है। ठीक है, मुझे नहीं लगता और किसी तरीके से ये ज्यादा आसान होगा, यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर के आपको दे रखे हैं 3x और 5x। मतलब x का मतलब है कि x एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, और एचसीएफ आपका 4 है। इसका मतलब क्या है? अगर एचसीएफ 4 है तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 रहा होगा। अब 3 और 5 तो कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी? 4 ही रही होगी। x की वैल्यू क्या रही होगी? 4 ही। तो पहला नंबर आपका कितना हो जाएगा? 12। दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा? 20। अगर 12 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको 60 मिलेगा। ऑप्शन ए खत्म कहानी। ऑप्शन ए खत्म कहानी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है। इसको मैं होमवर्क में देता हूं मेरे भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करने में टाइम मैं स्पेंड नहीं करूंगा, आप स्पेंड करेंगे। मैं बस आपको बता देता हूं, ये पूछ रहा है किसके ये वर्टेक्स है। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। आप कहेंगे ए बी सी और डी। ए आपको दे रखा होगा 1,4, 3 आपको ये दे रखा है 3 4, ये दे रखा है 1 2, और ये दे रखा है 3 2। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ए बी बी सी सी डी और ए डी कैलकुलेट करना। अगर साइड चारों बराबर आ जाए तो दिमाग स्क्वायर पे जाएगा, आमने सामने की बराबर आ जाए तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में से कुछ भी हो सकता है। ट्रेपेजियम तो ये बनता ही नहीं है, ट्रेपेजियम को तो छोड़ ही दो। ठीक है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से कुछ भी हो सकता है। अब रेक्टेंगल होगा, इसके लिए आपको कैसे देखना है? इसके लिए आप चेक करेंगे स्लोप। क्या चेक करेंगे? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है, जब भी हम किसी की स्लोप निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, मैं निकाल ही दूं क्या? चलो कर ही देता हूं। ए बी, भाई ए बी अगर आप कैलकुलेट करोगे x1 y1 x2 y2, जरा निकालो कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 यानी कि 3 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि ये तो 1 ही आ गया, 1 यूनिट आ गया। अंडर रूट भी मैं हैंड टू हैंड करता जा रहा हूँ। ठीक है, बीसी की बात करेंगे तो इसको x1 y1 रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 8 करोगे तो अंडर 2 रूट 2 आ जाएगा इसका, है ना। रूट भी करना होता है ना।
सी डी की बात करोगे तो x1 x2, इसको x2 और y2 रख लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 में से 2 गया 0, तो ये आपका आ जाएगा 2। इसके बाद एडी, एडी चेक कर लो, ऊपर हमने ये गलती कर दी ना, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का स्क्वायर आता 4 और 4 का रूट आता 2, ये गलत है, 2 यूनिट। एडी की बात करेंगे, एडी कितना आ जाएगा, एडी आपका 3 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, यानी कि रूट 8 का मतलब हो गया 2 रूट 2 यूनिट। इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड इसके बराबर आ रही है, ये वाली साइड इसके बराबर आ रही है, तो स्क्वायर तो हो नहीं सकता, ट्रिपेजियम हो नहीं सकता। अब पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में ये क्वालिटी है कि दोनों की आमने सामने की साइड बराबर होती है, दोनों ही पैरेलल होती है, तो अब इन दोनों में से कौन है, इसके लिए मुझे स्लोप चेक करनी पड़ेगी। स्लोप क्या है, स्लोप ऐसे चेक करनी पड़ेगी कि ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप निकाल लो। अगर मैं स्लोप ए बी की निकालता हूं तो ए बी की स्लोप मेरे पास कितनी आएगी, y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 4, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, m तो जीरो ही आ गया। स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ गई, जीरो, m1 जीरो आ गई। स्लोप ऑफ बी सी कितनी आएगी, बी सी की स्लोप अगर निकालनी है वो भी यही होगा, v2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2, इसको कट करोगे 1। अगर दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ए बी और बी सी, लिख लेना कहीं पर भी इस बात को। अगर ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आती है तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और नहीं आती तो नहीं होंगे। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जीरो की किसी में भी करो, जीरो आ रही है, अगर जीरो आ रही है तो दैट मींस ए बी और बी सी परपेंडिकुलर नहीं है, और परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम। फिर ये क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखने में क्वेश्चन हार्ड भी लगेगा, देखने में बड़ा भी लगेगा, लेकिन आसान। कह रहा है दो सर्कल टच कर रहे हैं ओ एन पर, ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट पी शोन इन फिगर, ओ पी एंड आर कोलिनियर, ठीक है, सब कह रहा है एक ही लाइन पर मौजूद है, रेडियस ऑफ सर्कल। यहां हमें काम की बात यहां कही है कि सर्कल की जो रेडियस है, जिस सेंटर का जो सेंटर को है, सर्कल की रेडियस 2 गुना है उस सर्कल के रेडियस के जिसका सेंटर एन है, यानी कि यानी कि इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो डबल है इस वाले सर्कल की रेडियस का। अगर इसकी रेडियस आर है तो ये इसकी डबल है, 2r है। ठीक है, फिर कह रहा है OX 18 है, OX 18 है। अब ये वाली बात तो सभी जानते हैं कि सेंटर और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये सेंटर और ये सर्कमफेरेंस पे है तो ये भी रेडियस हो गई, बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, 2r प्लस आर, 3r का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 18 के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में आर स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, ये आ जाएगा 8r स्क्वायर बराबर में 324, कट कर सकते हो कट कर दो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 4 एकम, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 81/2, रूट करूंगा, अगर 81/2 का रूट करूंगा तो दैट इज 9/√2, 9/√2 ये रहा। रेडियस ही तो पूछ रहा था, रेडियस कितनी आ जाएगी, 9/√2। मजा की कहानी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन का जो लेवल मैं लेकर आया हूं वो बिल्कुल मैं ऐसा लेकर आया हूं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया दिखेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि लार्जेस्ट ट्रायंगल का एरिया बताओ जो आप किसी सेमी सर्कल के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये एक सेमी सर्कल हमने माना, सॉरी सर्कल ही बना दिया, अगर मैंने ये एक सेमी सर्कल कंसीडर किया, दिस इज अ सेमी सर्कल, ठीक है, और इसके अंदर लार्जेस्ट ट्रायंगल तो मैं वही बना सकता हूं जिसकी एक साइड पूरी डायमीटर घेर दे, ये वाला, इससे बड़ा क्या ही ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेंटर भी होगा, हमने मान लिया ये सेंटर ओ है, रेडियस हमें दे रखी है, अगर ये आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, आर। ए बी और सी, अगर ओ से ए को ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, आर। और ये वाली बात आप भली बातें जानते हो कि एंगल इन द सेमी सर्कल, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा, आप कहोगे जी ये तो 90 डिग्री का होगा, क्लास 9th में थ्योरम पढ़ रखी है। अगर मेरे भाई ये 90 डिग्री है तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपसे इसी एरिया का एरिया पूछ रहा था, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ बेस कितना है, आर प्लस आर, यानी कि 2r, और हाइट कितनी है, आर, 2 से 2 खत्म, तो एरिया कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। एरिया कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, अगर सरफेस एरिया के दो स्फीयर का मतलब रेशो आपको गिवन है 4 रेशो
9, तो इनके वॉल्यूम बता। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। ये रहा ऑप्शन 8:27। आप कहोगे डायरेक्ट कैसे लगा दिया भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखो, सबसे पहले यहां लिखो रेडियस, ठीक है, दो स्फेयर की बात कर रहा है तो R1 रेशो R2, ठीक है। फिर सरफेस एरिया होगा इन दोनों का, फिर वॉल्यूम होगा इन दोनों का। भाई याद रखना, आपको सरफेस एरिया गिवन था 4:9, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है स्फेयर का वो 4πr² होता है। 4π तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रेशियो में कोई काम नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सरफेस एरिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के स्क्वायर पर। यानी कि जो 4 आया है किसी का स्क्वायर बन के आया है, तो 4 अगर यहां लिखा हुआ है तो रेडियस इसका मतलब 2 रही होगी। 9 अगर यहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब रेडियस यहां 3 रही होगी। फिर आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम। सर स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³। अब देखो ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रेशो में कोई काम नहीं है। R³, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली रेडियस की क्यूब पे डिपेंड करता है। तो 2 की क्यूब कितनी होगी 8, और 3 की क्यूब कितनी होगी 27। कोई सोल्व नहीं करना भाई, 8:27 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आई कहानी। अगेन कोऑर्डिनेट के ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में देखो, वो वाला मैंने दिया था लेकिन वो मैंने ही सॉल्व करा दिया, पर ये क्वेश्चन आप करोगे भाई। इसका चौथा वर्टेक्स आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ आई इतनी कहानी।